सबसे पहला जो मुद्दा इस वक्त सुर्खियों में है मिश्रा जी, वो है राज ठाकरे बनाम हिंदी भाषी या उत्तर भारतीय परप्रांतीय, कोई भी नाम आप दे सकते हैं इसको। एक बार फिर से भाषा का मुद्दा जो है वो एकदम फ्रंट पर आ गया है और उसी भाषा की आड़ में मराठी मानुष के सम्मान के लिए, मराठी भाषा के सम्मान के लिए उत्तर भारतीय हिंदी भाषी फिर से पीटे जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इस मुद्दे पर सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं क्यों बार बार कहता हूं कि भारत के लोगों को संविधान पढ़ना बेहद जरूरी है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर आप संविधान को पढ़ लेंगे तो इस तरह के डिस्प्यूट कभी क्रिएट ही नहीं होंगे। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो जो पहला संविधान का अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद, वो कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत जो है राज्यों का एक समूह है। ये आर्टिकल 1 कहता है। और 343 क्या कहता है? आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, वो क्या कहता है? वो कहता है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट इज हिंदी एंड लिपि देवनागरी। ये बहुत क्लियरली मेंशन है। इसका मतलब कि अगर भारत को हम एक देश मान लें, यूनियन ऑफ स्टेट की जगह हम एक देश मान लें, तो इस देश का राष्ट्रीय भाषा क्या हो गया? हिंदी हो गया। ये बहुत क्लियरली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर आप 344 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत क्लियर है कि हिंदी को अधिक से अधिक देश में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए एक कमिटी बननी चाहिए जो पूरे देश में हिंदी को प्रचारित और प्रसारित करे, और यह भी कोशिश करे कि कैसे इंग्लिश पर निर्बंध लाया जाए, कैसे इंग्लिश को रोका जाए और हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। और जब आप उससे आगे बढ़ेंगे, जहां पर प्रदेश की बात आती है, तो वहां भी यह मेंशन है कि प्रदेश स्तर पर जो वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो प्रादेशिक भाषा होगा। लेकिन एक प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश के लोगों से बातचीत करनी है, या एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के साथ कोई करस्पॉन्डेंस करना है, तो वो जो भाषा होगी वो हिंदी होनी चाहिए। अच्छा। ये बात उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है। उसके बावजूद अगर हिंदी को लेकर के हम इस तरह का विवाद कर रहे हैं या पैदा होने दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो केंद्रीय सरकार है या हमारी जो राज्य सरकार है, वो जानबूझ करके लोगों के सामने कॉन्स्टिट्यूशन के इन प्रोविजन के साथ उस बात को नहीं लाती है कि हिंदी क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्या हिंदी का विरोध असंवैधानिक है कि नहीं। अगर आप हिंदी का विरोध कर रहे हैं तो आप यह मान के चलिए कि आपके अंदर फिर संविधान के प्रति आस्था नहीं है, या आप संविधान में लिखे हुए इस अनुच्छेद के आप खिलाफ हैं। तो अगर आप खिलाफ हैं तो अमेंड कर दीजिए, अगर आप खिलाफ नहीं है तो स्वीकार कर लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर इस तरह का निर्णय लेती है कि हिंदी को उसको अपने आप प्रोड्यूस करना है, तो उसको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी उसमें मेंशन करनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी के साथ जब आप कोई जीआर निकालेंगे तो कोई आपका विरोध नहीं कर पाएगा, या आपका यह विरोध असंवैधानिक माना जाएगा। तो इसलिए मैं यह समझता हूं कि ये जो हिंदी का मुद्दा है, ये इसमें मनसे का केवल मैं दोष नहीं दूंगा, इसमें केंद्र सरकार, इसमें राज्य सरकार, इस तरह के सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो यह चाहते हैं कि इस तरह का जो विवाद है वो पैदा हो। देश में एक जो हम लोग एक अनेकता में एकता की जो भाषा बोलते हैं उस पर प्रभाव पड़े, हम लोगों को डिफरेंशिएट किया जा सके, हमारे बीच में कहीं ना कहीं विरोध, जो इसको बोलते हैं ना कि आपसी मतभेद पैदा किया जा सके। अरे ये देश का संविधान इतना सुंदर तरीके से देश को जोड़ता है कि ना आपके किसी प्रचलन पर, ना आपके किसी संस्कृति पर, ना आपके किसी भाषा पर बिना प्रहार किए हुए आपको एक दूसरे से पूरे देश को जोड़ता है। और हम उसी संविधान के विरोध में जाकर के हम इस तरह की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम ये जो एक्ट कर रहे हैं वह देश में विभाजन को जन्म दे रहा है, वह देश को आंतरिक रूप से कमजोर करने का यह साजिश है। और इस साजिश में मुझे बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में मनसे से ज्यादा राज्य सरकार और केंद्र सरकार शामिल है। वरना केंद्र सरकार और राज्य सरकार मनसे के लोगों को बुला करके जो बात मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कह रहा हूं, इस कॉन्स्टिट्यूशन का बुक दिखा करके सामने स्पष्ट किया जा सकता था। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं राज्य सरकार को कहता हूं कि मुझे आप अभी का अभी बुलाइए और गलत बयानबाजी के लिए मुझे जेल में डालिए।
और अगर मैं सही कह रहा हूं तो कृपया करके इस संविधान के बारे में जो भाषा जहां पर वर्णित है उस भाषा के बारे में पूरे देश को स्वयं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को सामने आकर के बताना चाहिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा के बारे में क्या लिखा हुआ। अच्छा, आपने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इसमें अहम भूमिका है। इसी राज्य की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार ने यह फैसला लिया कि भाषा को तीसरे क्रम में उसको रखा जाए। पहले मराठी भाषा, उसके बाद जो है इंग्लिश और अंग्रेजी, और तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता का जीआर निकला। आप कह रहे हैं कि हिंदी राजभाषा के तौर पर यह संविधान कह रहा है कि राज्य की भाषा जो स्टेट की, उसके बाद की जो अनिवार्य भाषा है वो हिंदी है। यहां पर तीसरी भाषा स्वीकार करने के लिए तैयार है, और सरकार ने एक मामूली से विरोध के बाद जो है पूरा का पूरा जीआर ही रोल बैक कर दिया। देखिए, मंशा, इसीलिए मैं कहता हूं राजनेताओं की मंशा को पहचानिए। उनका मंशा ये था कि हिंदी और मराठी विवाद पैदा हो। अच्छा। और हिंदी और मराठी विवाद पैदा करने के लिए उन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर रखा था। अगर आपको याद होगा तो ये जीआर लाने के पहले वो राज ठाकरे से एक होटल में मिले थे। बिल्कुल, हाँ। देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से होटल में मिले थे। वहां पर यह तय हुआ कि मैं ऐसा जीआर लाऊंगा, तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करोगे ये विरोध पैदा होगा। आने वाला जो इलेक्शन है उसमें जितने परप्रांतीय हैं वो मेरे साथ आएंगे और तुम मराठी वोट में सेंध लगाने में कामयाब हो जाओगे। ये राजनीति है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी कोई गवर्नमेंट योजना आती है आप उसकी मंशा को पीछे जाके पढ़िए कि वो मंशा क्या है। क्या सही माने में वो आपका हित करने वाली मंशा है या आपका नुकसान करने वाली मंशा है? क्या वो देश को जोड़ने वाली मंशा है या देश को तोड़ने वाली मंशा है? क्या वह देश को मजबूत बनाने वाली मंशा है या देश को कमजोर करने वाली मंशा है? ये जब तक हम और देखिए आम आदमी के पास इतना ज्यादा परेशानी है कि वो इन सब चीजों को नहीं समझ पाता। तो वो तो मराठी मानुष का सम्मान, मराठी भाषा की अस्मिता, उसका अस्तित्व, उसका क्या जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है। देखिए, अब आप मेरे को बताइए, एक तरफ राज ठाकरे कहते हैं कि जो किसी ने भी अगर मराठी भाषा का अपमान किया उसके कान के नीचे बजाओ। अगर मैं कहूं कि जिस किसी ने भी हिंदी भाषा का अपमान किया उसके कान के नीचे बजाओ, क्या उनको बर्दाश्त होगा? होगा उनको बर्दाश्त? मैं ये कहता हूं कि आप ये क्यों नहीं कहते कि जो इस संविधान का अपमान करेगा उसके कान के नीचे बजाओ, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हो, राज ठाकरे खुद क्यों ना हो। वो ये क्यों नहीं कहते कि अगर मैं संविधान का विरोध करता हूं तो मेरे कान के नीचे बजाओ? ये कहने की ताकत किस नेता के अंदर है, आप हमको बताइए। और नहीं है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब किसी संवैधानिक पद पर विराजमान होते हैं या किसी संवैधानिक संस्था के सदस्य बनते हैं तो कृपया करके इस संविधान की शपथ मत खाइए। अगर आप इस संविधान का पालन नहीं कर सकते हैं तो संविधान की शपथ खाने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। तो आपने कहा कि जिसमें जितना आप मनसे को जिम्मेदार नहीं मानते हैं इस पूरे कर्मकांड के लिए, उससे ज्यादा आप राज्य सरकार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। देखिए, बिल्कुल आप एक चीज समझिए, पहली बात की लॉ एंड ऑर्डर वो भी राज्य सरकार का विषय। दूसरा कि नियम बनाना, कायदा बनाना वो बहुमत से बनता है। ठीक है, बहुमत में आप हैं, सारी चीजें आप। और सबसे बड़ी बात कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कराना यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपने अपने जीआर में कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी हुई है उसका उल्लेख क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया कि किस कारण से आप हिंदी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? और ऐसा नहीं कि हिंदी आज पढ़ाया जा रहा है, हिंदी महाराष्ट्र में बहुत पहले से पढ़ाई जाती है और हिंदी एक कंपलसरी विषय के रूप में भी पढ़ाई जाती थी अगर आप देखें जाएंगे तो। लेकिन आज इस हिंदी को विवाद बना करके मकसद क्या है? मकसद है आने वाला महानगर पालिका चुनाव। राज ठाकरे मराठी वोट में सेंध लगाए और पर प्रांतियों का वोट पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में आए। यही इसकी मूल नीति थी। और इसलिए मैं कहता हूं ऐसी सरकारों का पूरे तरीके से सारे इंसानों को मिलकर के, हम महाराष्ट्र में जितने भी लोग रहते हैं हम यह मान के चलें कि हम सब महाराष्ट्र के हितैषी हैं। और अगर हम महाराष्ट्र के गद्दार हैं तो बात अलग है। अगर हम महाराष्ट्र के हितैषी हैं तो ऐसी मंशा वाले सरकार को और ऐसी मंशा का कृत्य करने वाले में जो सरकार की सहभागिता निभा रहे हैं उनको दंड देने का काम हम सबको मिलकर करना। राज ठाकरे जी ने मंच से कहा कि जो काम शरद पवार इतने वर्षों में नहीं कर पाए, यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक मंच से और दूसरी शिवसेना उबाठा को नहीं मिलवा पाए, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। इस बयान का क्या अर्थ समझा जाए? देखिए, आपको मैं एक बात बोलता हूं, जो काम
देवेंद्र फडणवीस अभी तक उद्धव ठाकरे के साथ नहीं कर पाए थे। क्या कि कितना भी उन्होंने उसको उद्धव ठाकरे को गिराया तो भी उद्धव ठाकरे ने अपनी एक पहचान कायम रखी और स्थिति ये हो गई थी कि उद्धव ठाकरे के प्रति परप्रांतियों का प्रेम बढ़ने लगा था और जो लोग बीजेपी का अल्टरनेट खोज रहे थे वो उद्धव ठाकरे के साथ जा रहे थे। फडणवीस ने एक ऐसी चाल चली राज ठाकरे को सामने ला करके कि देवेंद्र और राज और उद्धव दोनों को पर प्रांतीय विरोधी बता दिया और अब जो पर प्रांतीय जो उद्धव की ओर बहुत तेजी से झुकाव जिनका जा रहा था और मुस्लिमों का वो दोनों झुकाव पर प्रहार कर दिया देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक दिमाग से। मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक तीर और दो शिकार, इसको करने में मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को ही नहीं मुझे लगता है पूरी बीजेपी को महारत हासिल है। वो कौन सी तीर से किसका किसका शिकार कर डालेंगे ये कहना मतलब ये बीजेपी का ट्रैप था जिस ट्रैप में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लाया गया। नहीं, राज ठाकरे बिल्कुल नहीं है। राज ठाकरे इस ट्रैप का हिस्सा थे, इस ट्रैप के बनाने वाले एक मोहरा थे और उसमें वो सक्रिय सब इसमें फंसे हैं कोई और तो वो है उद्धव ठाकरे जो अकेला इसके शिकार हुए हैं और यही उनका मकसद था जो बीजेपी का मकसद था। बीजेपी का मकसद था, बीजेपी और राज ठाकरे दोनों का मकसद था। राज ठाकरे यह देख रहे थे कि उद्धव ठाकरे आज भी 20 सीट जीत पाए हैं और मैं जीरो पे हूं, तो वो उद्धव ठाकरे को ये बर्दाश्त करना राज ठाकरे के लिए मन को मालूम है कि जब तक उद्धव ठाकरे को मैं खत्म नहीं करूंगा तब तक राज ठाकरे अस्तित्व में नहीं आ पाएंगे। इसलिए ये दोनों ने मिलकर के ये साजिश रची और उद्धव ठाकरे इस ट्रैप में फंस गए। अब तो कहा जा रहा है कि दोनों भाई साथ साथ आए, बड़ा इतिहास जो महाराष्ट्र का लिखा जाएगा, मराठी मानुष का बहुत बड़ा आगे भला होने वाला है और जो परप्रांतीय जो लोग हैं जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, उनके ऊपर कहीं दबिश लगेगी। आपको क्या नजारा दिख रहा है? देखिए, अगर दोनों भाई के साथ आने की बात थी तो राज ठाकरे को ये हिंदी भाषी से ज्यादा महाराष्ट्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महाराष्ट्र में शेतकरियों की जो हालात है वो, प्रकल्पग्रस्तों को जो अपनी समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है वो, महाराष्ट्र में जो टेंडर घोटाला है वो, महाराष्ट्र में जो भूखंड घोटाला है वो, महाराष्ट्र में जो करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है वो, महाराष्ट्र में पुलिसिया जो दाब है जिसको बोलते हैं कि पुलिस कानून से हट कर करके अपराधियों का साथ दे रही है, पीड़ितों का नहीं, वो इन सब बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर बोलने की बजाय राज ठाकरे बस एक चीज पकड़ के रहते हैं, परप्रांतीय। अरे भाई, आप महाराष्ट्रियन हो ना, आपको महाराष्ट्र का हित चाहिए ना, तो जो महाराष्ट्र के लुटेरे हैं आप पहले उन पर अंकुश लगाओगे या परप्रांतियों की भाषा देखते फिरोगे? आपका काम है कि जो महाराष्ट्र को लूट रहा है सबसे पहले आप उन पर अंकुश लगाओ। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो फिर आप अपने आप को महाराष्ट्र का हितैषी नहीं कर सकते। तो इससे कोई फायदा होगा? मराठी समाज का, समुदाय का फायदा होगा? देखिए, आप एक चीज जान लीजिए, कुछ अज्ञान लोग हर स्टेट में रहते हैं। महाराष्ट्र पुरोगामी स्टेट है, इसके बावजूद यहाँ अज्ञानता है। कैसे अज्ञानता है मैं आपको बताऊं। अब ये मराठा वर्सेज ओबीसी, ये क्या है? ये अज्ञानता है। अब मराठा वर्सेज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये अज्ञानता है। आप यह क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें राजनेताओं द्वारा पैदा की गई आपको और हमको एकजुट न होने की साजिश है और आप इसको न समझ करके आप लड़ रहे हैं। अब मराठी ब्राह्मणों को कोई गाली दे रहा है, कोई मराठी ब्राह्मण अपने आप को कह रहा है कि मैं सत्ता न चलाऊं तो चलेगा नहीं, देवेंद्र फडणवीस अपने आप को चाणक्य घोषित कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ये पूरा एक साजिश है कि कभी भी किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति आपस में एकमत ना हो पाए जिससे राजनेताओं पर वो सीधा उंगली उठा सके। कल के मीरा रोड में कल का जो हालिया, अभी कल शाम को उनका भाषण हुआ राज ठाकरे जी का, और उसमें उन्होंने खुले तौर पर कहा, पहले ये कहा था कि मारो लोगों को लेकिन उसका वीडियो मत बनाओ। कल उन्होंने खुले तौर पर बोला कि जो मराठी नहीं बोलता है उसका हाथ तोड़ो, उसका पांव तोड़ो, जो भी उनकी भाषा अपनी है उस भाषा में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खूब उन्होंने जोश भरा और उस पर खूब जम के तालियां बजी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये सही रास्ता है मराठी मानुष को आगे बढ़ाने के लिए? क्या इससे वाकई मराठी युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा? क्या इस बयान से, राज ठाकरे के इस जोशीले भाषण से वाकई महाराष्ट्र की प्रगति ऐसी हो जाएगी? देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, राज ठाकरे जो बयान दे रहे हैं वो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय सुरक्षा के विरोध में है। राज ठाकरे दे या तमिलनाडु के स्टालिन दे या वो दे जो भी दे रहे हैं, ये सब जो है ये राष्ट्र के विरोध में है। मेरी नजर में अगर मैं शासक होता
या मेरे पास सत्ता का कोई भी चाबी होता था तो मैं इन लोगों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा के अंतर्गत कार्रवाई करता, और उतना नहीं कर पाता तो कम से कम 153A जो आईपीसी की 153A है, जो कहती है कि दो भाषिक लोगों के बीच में, दो समुदाय के बीच में, दो समूह के बीच में या दो संप्रदाय के बीच में अगर आप कोई नफरत फैलाने वाली बात करते हैं तो आपके ऊपर 153A का आपके ऊपर केस लागू होता है। मैं कम से कम इसकी मांग करता हूं। और आपको मैं बताऊं, 3 वकीलों ने रश्मि शुक्ला जी को दिया है ज्ञापन, दिया मतलब लेटर लिख करके दिया है इस तरह का धारा लगाने के लिए। अब अगर मान लीजिए आपके हाथ में ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का आपके हाथ में अधिकार है, और अगर आप ही उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आम आदमी करेगा भी तो क्या? वो तो खुले बोल रहे हैं। निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया था कि जिस तरह की भाषा की लड़ाई महाराष्ट्र में चल रही है, अगर वो लोग दूसरे राज्यों में जाएंगे तो उनको पटक पटक के लोग मारेंगे इस तरह की मनमानी पर। उन्होंने कल उसका जवाब भी दे दिया कि दुबे तुम मुंबई आओ, तुमको समंदर में डुबा डुबा के मारेंगे। अभी भी आपको लगता है इस तरह के बयान क्या संकेत दे रहे हैं, कहां हम जा रहे हैं? देखिए, ये निशिकांत दुबे, ये रमेश चंद्र मिश्रा, ये सब जो है ना, ये यूपी और बिहार में बैठ कर करके जानबूझ करके इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे और मराठी और हिंदी भाषिकों के बीच में नफरत पैदा हो, और इसका फायदा पूरी तरीके से बीजेपी ले जाने में कामयाब हो। वरना आप हमको बताइए, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि निशिकांत दुबे इस तरह का घटिया बयान दे करके महाराष्ट्र में कौन सा जहर बो रहे हैं? बिल्कुल उनको नहीं समझ में आ रहा। और अगर समझ में आ रहा है तो निशिकांत दुबे अभी तक अपने पद पर बना हुआ कैसे है? अभी तक पद से वो निकला क्यों नहीं? और क्या देवेंद्र फडणवीस को ये नहीं समझ में आ रहा है कि राज ठाकरे किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और इससे महाराष्ट्र में क्या स्थिति पैदा होगी और कैसे लॉ एंड ऑर्डर को खत्म किया जा रहा है? अगर ये लोग इस तरीके से बढ़ावा देते रहेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि हम और आप क्या हैं। हम और आप सिर्फ अपनी आवाज उठा सकते हैं, बाकी हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। चलिए, राज्य सरकार तो भाषा के मुद्दे पर जिस तरह से ढुलमुल रवैया अपनाए हुए, उससे उसकी नीयत साफ दिख रही है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।